इस्लाम अरब में फैला, उससे पहले वहां पे कौन से रिलीजन को फॉलो किया जाता था? ये आपसे कहेंगे कि वो सारे के सारे प्री अरेबिक गॉड्स थे, नोमैडिक गॉड्स थे। अरे भैया, उनकी प्रतिमाएं उठाओ, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा उठाओ, आपको बिल्कुल सिमिलरिटी मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे सबसे चीफ गॉड थे हुबल। हुबल के सर पे चंद्र है, उनके सर में एक जीवनदायिनी नदी उन्होंने पकड़ के रखी है, जिनके वजह से पूरे पृथ्वी तल के ऊपर जीवन आया। ओह माय गॉड! यहां तक कि उनकी पत्नी के बारे में जब उल्लेख है तो वो शेर के ऊपर सवार है। वहां पे जो 3 मेन गॉडेस है वो भी 3 ही है। उसमें से एक जो गॉडेस है उसे शक्ति कहा गया है, यानी कि दुर्गा। यहां तक कि जब आप वहां पे सूर्य देव की पूजा होती थी, उन्हें वो मित्र कहते थे। यदि आप उनकी प्रतिमा को देखेंगे और हमारे भारत में बनने वाले सूर्य देव की प्रतिमाओं को देखेंगे तो सूर्य देव को हमेशा से हंटर बूट पहनाए गए हैं, बिकॉज वो रथ पे निकलते थे, तो बूट की सिस्टम बहुत पुरानी थी। उनकी प्रतिमा और इनकी प्रतिमा बिल्कुल सिमिलरिटी मिलेगी तुम्हें। तो भैया, तुमसे जब ये छुपाया जाता है, वो इसलिए छुपाया जाता है कि ताकि तुम्हें इस बात पे कभी पता ही नहीं चले कि तुम्हारी सिविलाइजेशन कहां तक फैली थी और कितनी बड़ी थी, क्योंकि यही तो प्रोपेगेंडा है कम्युनिस्टों का। हे गाइस, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा ठग लाइव वीडियो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। People say to understand Chhatrapati Sambhaji Maharaj, we must first understand Chhatrapati Shivaji Maharaj. And just like that, to understand the man we are talking about, we must first understand his father, Maloji Raje Bhosle. But here's the part history rarely tells you. The Bhosles weren't always warriors. Maloji was born to a farmer, Babaji Bhosle, in a small village called Verur. And those were brutal times. The atrocities of the sultanates were at their peak. Women couldn't step out without fear. Children couldn't play freely. Farmers couldn't even keep the grain they grew with their own hands. Looting, kidnapping, violence, all of it. Sometimes done by the very men who claimed to rule the land. One day, tragedy reached the Bhosle home too. A young daughter-in-law from the family went to the riverside to wash clothes and never returned. Taken, lost, gone forever. And young Maloji saw something. A pattern. A truth nobody spoke aloud. The families of those who served in the Sultan's cavalry, they lived more safely than simple farmers ever could. So he made a decision. A decision that would change the course of history itself. He chose to join one of the sultanates, hoping to protect his family in a world when no one else could. But here's the question. In a time when every direction you walked, there stood a different sultan. Where did Maloji go? Which sultanate did he choose? If you know the answer, tell us in the comments. For the others, we meet again in episode 3. राजपूतों का हिस्ट्री में नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन क्या है? मराठा तो अटक से अटक तक गए थे, दिल्ली पे आक्रमण किया था। ऐसी बकैती जो करेगा उसके लिए तुम्हें सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ। अहोम्स का साम्राज्य आसाम में है, हमें सिलेबस में पढ़ाया भी नहीं जाता। ऐसे कितने छोटे छोटे साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है। ध्यान से समझना, अहोम्स के साम्राज्य आसाम पे मुगलों की पैनी नजर थी, उन्होंने बहुत बार अटैक किया। आसाम के अहोम्स ने ऐसा पटक के मारा है मुगलों को, आसाम की तरफ मुगल फिर कभी पलटे नहीं। यदि आसाम उस समय में मुगलों के हाथ में चले जाता, फिलहाल भारत के 2 इस्लामिक राष्ट्र दुश्मन बने बैठे हैं, एक है पाकिस्तान, बांग्लादेश अब बन चुका है। ध्यान से समझना, यदि आसाम उस समय पे चले जाता तो आसाम के नीचे नागालैंड, बांग्लादेश जो उस समय का बंगाल था, वहां से म्यांमार के ऊपर मुगलों ने आक्रमण करने की कोशिश करी है, लेकिन पहाड़ों के वजह से उनके आक्रमण इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुए। यदि वो आसाम उनके अंडर में आ जाता तो प्लेन से डायरेक्ट उनको घुसने का मौका था म्यांमार में। यदि वो आसाम ले लेते तो पूरी गारंटी थी कि वो भूटान में भी घुस जाते। ये जो 2 बुद्धिस्ट राष्ट्र आज भारत के मित्र है, यदि उस समय पे मेजॉरिटी मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते तो भैया तुम्हें और 2 राष्ट्र ऐसे मिलते जो भारत के दुश्मन होते। तो आज जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, तो ये मत समझना कि तुम्हारा साम्राज्य कितना बड़ा था तो तुमने भारत को कितना कंट्रीब्यूट किया है। साम्राज्य भले ही छोटा हो, लेकिन यदि इन्वेडर्स के खिलाफ वो लड़े हैं, इसका मतलब भारत में उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। विषय खत्म। तुम यदि क्षेत्र के हिसाब से और जातियों के हिसाब से इतिहास पढ़ना चाहते हो, भैया तुम्हारा घंटा कुछ नहीं होने वाला। मैं मुंह पे लिखवा तुम लोगों के बाद मुंह पे लिखवा लेना, हम जातिवादी है और हमारा घंटा कुछ नहीं हो सकता जाति के बाहर। भारत जोड़ना है तो नेशनल लेवल पे इतिहास पढ़ना पड़ेगा और तुम्हारा एंगल और तुम्हारा चश्मा बदलना पड़ेगा। देश जोड़ने की बातें करो, तोड़ने की नहीं, वरना मैं तोड़ने के लिए बैठा हूं।
तुम्हारे जैसे बहुत प्रोपोगंडे फड़फड़ा के तोड़ने के लिए भारतवंशी अकेला काफी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 240 के आसपास किले जीते और 111 उन्होंने खुद बनाए। और सोचो, हर एक फोर्ट के पीछे उनका एक ही माइंडसेट था, वॉर को जीतना सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से जाता है। आज हम उसी सोच को करनाला फोर्ट से समझेंगे। तो स्वागत है आपका मेरी द वॉरियर माइंडसेट सीरीज पार्ट 4 में। करनाला फोर्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 439 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। इतनी हाइट पर दुश्मन की हर एक मूवमेंट दिख जाती थी, तो दुश्मन को हराना बहुत आसान हो जाता था। तो आधे सैनिक पहले ही घायल हो जाते थे जब तक वो ऊपर चढ़ते थे। वो टाइम पे रूट इतना नैरो होता था कि एक टाइम पर बस 2 या 3 ही जन पास हो पाते थे। ये है फोर्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ से दुश्मन की हर चाल को परखा जाता था। शिवाजी महाराज का वॉरियर माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने फौज में किसानों को भर्ती किया करते थे, क्योंकि किसानों को सिपाहियों से ज्यादा ज्योग्राफिकल नॉलेज होती थी और खेती करने के कारण किसान झाड़ियों में और पहाड़ों में बिना फिसले चल सकते थे। हर प्रकार की सुविधा उन्होंने अपनी फोर्ट में बनाई हुई थी, जैसे कि यहाँ पे पानी को स्टोर करने के लिए हर प्रकार के इन्होंने एक अलग अलग टैंक्स बनाए हुए हैं। ये थी तीरंदाजी की जगह, जहाँ से काफी इजीली दुश्मन को अटैक करने के लिए जगह बनाई हुई है। ये माइंडसेट आज भी अप्लाई होता है, इसलिए शिवाजी महाराज हर जंग में अपने ओपोनेंट के एक स्टेप आगे ही होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए रायगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये हिंदवी स्वराज्य की सोच का केंद्र था। आज हम रायगढ़ की उन युद्ध रचनाओं को देखेंगे जो कि सिर्फ बनावट नहीं थी, बल्कि युद्ध की सोच थी। इस सोच को समझने के लिए पहले चलते रायगढ़ के संग्रहालय में, जहाँ 400 साल पुरानी युद्ध की चीजें हैं। ये सिर्फ शस्त्र नहीं है, ये वही हथियार है जो कभी युद्ध में उठाए गए थे। यहाँ इलास्ट्रेशन के जरिए दिखाया गया है कि युद्ध कैसे लड़े जाते थे। जैसे ही मुगल सेना रायगढ़ पर चढ़ने की कोशिश करती थी, ऊपर से पत्थर, उबलता तेल और आग बरसा दी जाती थी। और जब संग्रहालय से बाहर निकलते हो तब समझ आता है कि रायगढ़ की ये दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये दीवारें युद्ध का दर्द और विजय का विश्वास दोनों याद रखती है। ये था राज्यसभा। इस जगह की खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर बोलूंगा तो आवाज वहां तक जाएगी जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज बैठते थे, लगभग 200 फीट दूर। ये जगह ऐसी थी कि जो कि एक ही चीज के लिए बनाई गई थी, गुप्त फैसलों के लिए। ये वो जगह थी जहाँ बिना शोर, बिना भीड़ युद्ध की असली योजना तय होती थी। जब दुश्मन को लगता था कि सब कुछ सामने दिख रहा है, तब यहाँ से खेल पलट दिया जाता था। जब दुश्मन लंबे समय तक घेरा डालकर खड़े रहते थे, तो रायगढ़ के इन फूड स्टोरेज में से सेना को भोजन कराया जाता था। ये एक एक फूड स्टोर काफी लंबे होते थे, ये 22 फुट का, ये 15 फुट का, वो 20 फुट का। रायगढ़ पर खड़े होकर ट्रेनिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं लगती, ये वो जमीन है जहाँ हर कदम युद्ध के लिए सोचा गया था। इसलिए आज मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ताकि समझ सकूँ कि जंग के दौरान शरीर को थकान से ज्यादा नियम में रखना पड़ता था। रायगढ़ सिखाता है कि युद्ध लंबा हो तब स्ट्रेंथ से ज्यादा डिसिप्लिन काम आता है। वाओ वाओ वाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब इमोशंस। और उनकी कोई भी फोर्ट विजिट करो, कुछ भी करो, तो ऐसा एक इमोशन जाग जाता है। मतलब मैं तो सोच में चली जाती कि उस टाइम पे कैसे होगा ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो मशाल लगाते होंगे वॉल्स पे आते जाते हुए लोगों को देखने के लिए, और प्रोबेबली खाना वाना एकदम जल्दी खा के सो भी जाते होंगे। कितने जल्दी सो जाते होंगे, 8 बजे 9 बजे तक, सुबह 4-5 बजे तक सुबह हो जाती थी। तो मैं वो सारे सोच में चली जाती थी जब कभी भी मैं सोचती हूँ तब। तो अभी जब मैं फोर्ट जाऊंगी कोई और, तो मेरे को और भी ज्यादा, मैं जब सिंहगढ़ चढ़ के, अभी तो चढ़ के नहीं जाती, अभी हाफ रोड हम लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, हाफ से भी ज्यादा थोड़ा सा चलना पड़ता है और एक 10 मिनट तक बोल सकते हैं। पर जब थोड़ा और पहले जाती थी तब ट्रैक करके जाती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि हमारी इतनी वाट लगी हुई है ट्रैक करते टाइम, उस टाइम पे कैसे आए थे। लिटरली ऐसे सोचता था कि उस टाइम पे इतना ऊपर चढ़ के ये उसमें थक जाना और ऊपर जाने के बाद फिर लड़ाई भी करना, वो सारी चीजें कैसे होती थी, मैं वो सोचती थी हमेशा। तो मैं जब कभी भी उनकी कहानियां सुनती, जब कभी भी मैं इमेजिनेशन में चली जाती हूँ कि उस टाइम पे ये कैसे किया होगा, उस टाइम पे ये कैसे हुआ होगा, फिर ऐसे ऊपर इतना कैसे चढ़ के आए होंगे। अरे तो मेरे को वो बहुत एक इमोशनल कनेक्ट है, पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। एंड ऊपर से जाति वाद हमारे बीच में अगर हम ऐसी चीजें करेंगे ना कि मराठाओं ने, प्राइड होना, सबको अपना अपना प्राइड होना जरूरी भी है, नो डाउट, बट इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, फिर कोई राजपूत को उंगली उठाएगा, कोई इसको कोई उसको, बट ये ऐसा नहीं करना। हमारे आपस में हम ये नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हम फिर बढ़ जाएंगे और यही तो चाहिए होता है बाहर कभी किसी को भी, तो वो नहीं करना है। तो बहुत अच्छा कहा उन्होंने वहां पे। मुझे वो क्लिप भी बहुत ऐसे लगी कि जहाँ पे उनको मैंने फर्स्ट टाइम एंग्री देखा, ऐसा एकदम गुस्से में वगैरह। तो यस, एंड ये जिस नज़र से मैंने आज देखा, अरब बिफोर इस्लाम जो पहला था वो, और दूसरा क्लिप मैंने कौन सा देखा था, रूट से समझने के लिए कि वो पहले शेतकरी थे एंड देन वो सारी चीज़ें, नहीं तो थोड़ा सा अलग नज़रिया। मैं सोचती हूँ अगर ना मूवी निकाले छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर,
तो एक तो बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी है एंड वो इतने इंटरेस्टिंग बन सकता है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ आगे, राइट, तो हिस्ट्री भी सारे जनरेशन को पता चले राइट फ्रॉम द बिगनिंग, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालेचा